Assalamu alaikum. If you are preparing for CSS or PMS, then you are on right platform. You are watching Voice of Aspirants. This platform is for CSS PMS preparation, a platform that provides you lectures, books, notes, and evaluation without any cost. To join our WhatsApp group, the number is given 0334 090 1025. Thank you. Assalamu alaikum. This is Tahir Abbas. We are going to discuss lecture number 8, which is about English grammar and composition. First of all, we need to know that what phrases. पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, नाउन से लेके कंजक्शन इंटरजेक्शन तक, और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. तो जो राइटिंग के बेसिक्स है ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस. Phrase basically in English grammar, a phrase is a group of related words that work together to convey a specific meaning. ये बेसिकली अगर उर्दू में बात करें तो फ्रेज जो होता है ये एक अल्फाज का मजमुआ होता है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का. लेकिन इसके जो आप अल्फाज कहते हैं तो इसकी समझ नहीं आती कंप्लीट. जब आप ये अल्फाज का मजमुआ बोलते हैं तो ये कंप्लीट थॉट नहीं देते, कंप्लीट आइडिया नहीं देते. जो आप वो अल्फाज सुन के वो आपको समझ नहीं आती कि क्या कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना. तो फिर आप उसको कहते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करें या इसके साथ कुछ और लगाएं, तब जाके समझ आती है. सो फ्रेजेस डोंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन विच इज नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट सेंटेंस. उसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट. सब्जेक्ट बेसिकली उर्दू में जिसको फाइल कहते हैं, और प्रेडिकेट एक जिसको खबर. सब्जेक्ट कोई भी काम कर रहा है, कुछ कुछ भी कर रहा है, तो उसको बेसिकली वो प्रेडिकेट कहते हैं. तो ना इसमें सब्जेक्ट होता है और ना ही इसमें प्रेडिकेट होता है. तो ये बेसिकली एक अल्फाज का मजमुआ होता है जिसको हम बेसिकली फ्रेज कहते हैं. इंस्टेड द फंक्शन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच विद इन सेंटेंस. ये सेंटेंस का पार्ट जरूर होता है लेकिन इसकी कंप्लीट समझ आपको नहीं आती. ना ही इसमें सब्जेक्ट होता है और ना ही इसमें प्रेडिकेट होता है. ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है बस. देयर आर फर्दर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस: noun phrases, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase. As the name indicate, noun phrase basically noun पे मुश्तमिल होता है और इसके साथ एक modifier होता है, ठीक है ना. मॉडिफायर कह लें यार, डिटरमाइनर्स. मॉडिफायर बेसिकली ये होता है कि ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, ठीक है ना. अगर नाउन मॉडिफायर है तो वो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा. अगर वर्ब मॉडिफायर है तो वो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा. तो नाउन फ्रेज में देखें तो इसमें एक नाउन होता है और उसके साथ क्या होता है, मॉडिफायर होता है. फॉर एग्जांपल, द बिग रेड एप्पल और अ ब्यूटीफुल सनसेट. अब इसमें ये फ्रेज है, इसमें कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. द बिग रेड एप्पल, इससे हमें क्या मुराद है, क्या मतलब क्या बात हो रही है, क्यों द बिग रेड एप्पल कहा है. तो ये बेसिकली फ्रेज है. और इसमें एप्पल नाउन और द बिग रेड, इसको मॉडिफायर्स, एप्पल को मॉडिफाई करने के लिए द बिग रेड यूज हुआ है, एप्पल को मॉडिफाई करने के लिए. तो इसकी निशानी नाउन फ्रेज होता है कि इसमें एक नाउन होता है और उसके साथ क्या होते हैं, मॉडिफाइज होते हैं. अ ब्यूटीफुल सनसेट. अब ये अ ब्यूटीफुल किसके लिए यूज हुआ है, सनसेट के लिए. सनसेट क्या है, एक नाउन है, ठीक है ना. तो इसको मॉडिफाई करने के लिए अ ब्यूटीफुल का इस्तेमाल हुआ है. वर्ड्स का मजमूआ है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना. अ ब्यूटीफुल सनसेट, इसकी कोई कंप्लीट थॉट नहीं है, कोई कंप्लीट आइडिया नहीं है, कोई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है. जब आप ये लिखा हुआ पढ़ेंगे अ ब्यूटीफुल सनसेट तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है ना. बस अल्फाज का मजमूआ है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है. लेकिन इसके अंदर जब आप इसको डाइसेक्ट करेंगे तो इसमें सनसेट है यानी कि नाउन है, और उसके साथ क्या है, अ ब्यूटीफुल उसका मॉडिफायर है. तो ये क्या हो जाता है, नाउन फ्रेज हो जाता है. मूविंग अहेड, वर्ब फ्रेज इंक्लूड्स अ मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना. इसको मॉडिफायर भी कहते हैं या आर मॉडिफायर. वर्ब फ्रेज में क्या है, नाउन फ्रेज में नाउन का होना लाजमी है और साथ में मॉडिफायर का. वर्ब फ्रेज में इसी तरह एक मेन वर्ब होता है और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या मॉडिफायर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इज रनिंग. अब इसमें बेसिकली जो मेन वर्ब है वो रनिंग, और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज है, ठीक है ना. तो ये क्या है, वर्ब फ्रेज है. इसकी समझ कंप्लीट समझ नहीं है, ये अल्फाज का मजमूआ है, इज रनिंग. लेकिन रनिंग क्या है, वर्ब है, और साथ में इसके क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, इज. तो ये एक वर्ब फ्रेज है. हैव बीन स्टडिंग.
अब स्टडीइंग क्या है, एक मेन वर्ब है, और हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, वर्ब फ्रेज है। और विल बी वाचिंग, अब वाचिंग क्या है, मेन वर्ब है, और विल बी उसके साथ इस्तेमाल हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब फ्रेज कहते हैं। ये बस आपने इसको माइंड में रखना है, ये एफपीएससी पीपीएससी के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। एडजेक्टिव फ्रेज contains an adjective and any words that modify or describe it। नाम से इंडिकेट कर रहा, नाम से जाहिर हो रहा है कि एडजेक्टिव तो लाजमी होगा, और साथ में क्या होगा, उसका मॉडिफायर होगा जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वेरी टॉल, अब टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। एक इसमें सिफ्थ भी कहते हैं जिसको, सिफ्थ है टॉल, लेकिन उसके साथ वेरी का इस्तेमाल हुआ है, तो वेरी क्या है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है या उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। इनक्रेडिबली डिलीशियस, अब डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, सिफ्थ है। इनक्रेडिबली उसके साथ उसका मॉडिफायर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। और फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक एडजेक्टिव है, और फुल ऑफ उसकी मॉडिफाई कर रहा है, उसकी एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। लास्टली एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है, एक एडवर्ब होता है और साथ में उसका मॉडिफायर होता है, या उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है या उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वाइट स्लोली, अब इसमें स्लोली क्या है, एडवर्ब है। क्वाइट उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब फ्रेज। वेरी केयरफुली, अब केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, और वेरी उसके साथ यूज हो गया है, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, बेसिकली एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है या एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब फ्रेज। लास्टली इन अ हरी, अब हरी ये क्या है, एडवर्ब है, और इसके साथ इन अ यूज हो गया है, तो मीन क्या, मॉडिफाई यूज हो गया है, इसको डिस्क्राइब करने वाला यूज हो गया है, तो इससे बन जाता है एडवर्ब फ्रेज। फर्दर टाइप्स हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाम से जाहिर है प्रेपोजिशन होगी और साथ में उसका मॉडिफायर होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, अब ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, द टेबल उसको मॉडिफाई कर रहा है कि टेबल के ऊपर। विद अ स्माइल, अब विद क्या है, प्रेपोजिशन है, और अ स्माइल उसको मॉडिफाई कर रहे हैं या उसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो गया है, ठीक है ना। और इन द पार्क, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, द पार्क ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, या उसका मॉडिफायर, इसको क्या कहेंगे, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जहां पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा और साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको नाउन प्रोनाउन या मॉडिफायर कह सकते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल होता है, तो वो क्या बन जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब जेरेंड, जेरेंड बेसिकली नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ आईएनजी का इजाफा होता है, ठीक है ना, इसको जेरेंड कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्विम, तो इसे स्विमिंग बन गया, और ये सब्जेक्ट की ही जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और कहीं पे भी, और कहीं ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं। सो जेरेंड फ्रेज में क्या होगा, एक जेरेंड होगा और उसका साथ में क्या होगा, मॉडिफायर होगा या उसका कंप्लीमेंट करने वाला, ठीक है ना। कंप्लीमेंट करने, कंप्लीमेंट यहाँ पे मतलब है उसकी तकमील करने वाला, उसको मुकम्मल करने वाला, ठीक है ना। जेरेंड फ्रेज का होना लाजमी है और उसके साथ उसका मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इन द पूल, अब ये इसका मतलब समझ नहीं आया, इस ये क्योंकि फ्रेज है, अल्फाज का मजमू है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट फ्रेज का आपको कंप्लीट समझ नहीं आएगा। फ्रेज के लिए आपको, उस फ्रेज को समझने के लिए आपको उसके साथ और फ्रेज या क्लॉज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपने पहचान की कि स्विमिंग इन द पूल ये फ्रेज है, ठीक है ना, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, टू और मोर वर्ड्स, तो ये फ्रेज होगा। अब हमने नेक्स्ट उसकी पहचान करनी है कि ये कौन सी टाइप का फ्रेज है, तो इसमें स्विमिंग यूज हुआ है, स्विमिंग बेसिकली जेरेंड है। इन द पूल उसको क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है या उसके साथ उसको कंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हम कहेंगे हमारे माइंड में आएगा कि ये जेरेंड फ्रेज है। सेकेंड एग्जाम्पल ईटिंग आइसक्रीम, अब ईटिंग क्या है, ईटिंग बेसिकली यहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल हुआ है। आइसक्रीम ऑब्जेक्ट कह लें उसको या कॉम्प्लीमेंट करने वाला कह लें, तो ये क्या बन जाता है, जेरेंड फ्रेज। प्लेइंग वीडियो गेम्स, प्लेइंग इस तरह यहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल हुआ है, और वीडियो गेम्स उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट या मॉडिफायर यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जेरेंड फ्रेज हो जाएगा। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज जिनको उर्दू में इसमें मस्दर भी कहते हैं, जो इन्फिनेटिव होते हैं उसको मस्दर भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव फ्रेज includes an infinitive word to plus base form of the verb। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है, ठीक है ना।
यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। आपको इस चीज को माइंड में बिठा लें कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जहां पे भी यूज होगी वो क्या बन जाता है, वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। अब इन्फिनेटिव वर्ब मिसाल के तौर पे टू वॉक, टू लर्न, ठीक है, टू टेक, टू सीक, टू अप्लाई, टू विन, ठीक है ना, ये क्या बन गया है, ये बेसिकली इन्फिनेटिव वर्ब बन गया है। एंड एनी मॉडिफायर्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, इन्फिनेटिव के साथ जब उसका मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज। टू रीड अ बुक, अब टू रीड यहाँ पे ये इन्फिनेटिव वर्ब है, अ बुक उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसका मॉडिफायर, तो ये क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव फ्रेज। टू गो शॉपिंग, अब टू गो इन्फिनेटिव वर्ब एंड शॉपिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। और टू लर्न इंग्लिश, to learn is infinitive verb and English is a complement as object of infinitive verb. So इस तरह क्या होता है, इस तरह infinitive के साथ जब complement आ जाता है तो उसका क्या बन जाता है, infinitive phrase। आपने phrase को माइंड में रखना है कि phrase combination of word होता है, ठीक है ना, combination of words होता है, दो से या दो से ज्यादा, लेकिन उसकी कंप्लीट आपको समझ नहीं आती। जब आप पढ़ते हैं उस फ्रेज को तो उसकी समझ नहीं आती, ना ही उसमें सब्जेक्ट होता है और ना ही उसमें प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू क्लास, फ्रेज से बड़ा क्लास, सबसे पहले छोटा भाई, उससे फिर उससे बड़ा भाई और उससे फिर सबसे बड़े वाला भाई जो कि सेंटेंस है। पहले फ्रेज होता है, फिर से क्लास, क्लॉज से आगे सेंटेंस। In English grammar, clause is a group of words that contains a subject and predicate. इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब या कोई भी खबर देने वाला जो भी वो एक्शन कर रहा है, ठीक है ना, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। एंड कैन फंक्शन एज अ स्टैंड अलोन सेंटेंस और एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। अब क्लास क्या होता है, क्लास बेसिकली इसमें सब्जेक्ट भी होता है और इसमें प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये सेंटेंस से किस तरह डिफर करता है, आगे इसको देखते हैं कि क्लास और सेंटेंस। क्लास में भी क्या होता है, क्लास में भी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट होता है और इसकी मीनिंग भी समझ आ रही होती है, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं क्लास को, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेंटेंस और क्लास में फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, क्लास इज अ स्ट्रक्चर यूनिट विद इन सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब क्या है कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज होता है, ठीक है ना, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्लॉज के बगैर नहीं होता, ठीक है ना, सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होती है। एंड अ क्लॉज मे रिक्वायर अदर क्लॉजेस टू क्रिएट अ कंप्लीट थॉट। अब कुछ क्लॉजेस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट क्लॉज, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसको। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको कंप्लीट थॉट समझ नहीं आती, उसकी कंप्लीट आइडिया समझ नहीं आता, उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। तो मीन एक क्लॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक और क्लॉज चाहिए होती है कहीं ना कहीं, उसकी थॉट को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस बेसिकली इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉजेस इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होती है, ठीक है ना, वो डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। और जब एक सेंटेंस होगा तो उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी, वो कंप्लीट आइडिया दे रहा होगा, कंप्लीट थॉट दे रही होगी, ठीक है ना। अ सेंटेंस इज कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग अलोन एंड कन्वेइंग अ कंप्लीट आइडिया, ठीक है ना। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस अकेला खड़ा होता है और कंप्लीट आइडिया देता है, ठीक है ना। उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती या किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और क्लॉज सेंटेंस का ही पार्ट होती है। समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। Yes, sir. ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ क्लॉज। जिस तरह हमने टाइप्स ऑफ फ्रेज को डिस्कस किया, इस तरह हम टाइप्स ऑफ क्लॉज को भी डिस्कस करेंगे। मैं फर्दर वो उन टाइप्स को नहीं डिस्कस कर रहा, जिस तरह वर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इस तरह नहीं। जो हमारी काम की रेलिवेंट चीज है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे, ये राइटिंग में आपने लेके आनी है, इससे आपको बड़ा फायदा होगा, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और इसमें वर्सटाइल आएगा इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ क्लॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट नाम से इंडिकेट हो रहा है, नाम से जाहिर है, नाम से डिपिक्ट होता है कि आजाद होती है, ठीक है ना। जैसे कोई कौम आजाद होती है, वो
आजाद होती है, वो उसके इंटरनल एक्सटर्नल मामलात में कोई और अफेयर इंटरफेयर नहीं करता, वो खुद आजाद होती है, मतलब ठीक है ना, वो अपने फैसले खुद लेती है। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है ये आजाद होती है, इसको ये कन्वे जो मीनिंग कन्वे कर रही होती है अपना कंप्लीट, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट अदा कर रही होती है, कंप्लीट थॉट दे रही होती है, ठीक है ना। और इट कैन स्टैंड अलोन, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, ठीक है ना। एंड इट डजंट रिलाई ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आप इसको सेपरेट लिख देंगे, आपको जो पढ़ने वाला है उसको आसानी से समझ आ जाएगी कि क्या कह रहा है लिखने वाला। फॉर एग्जाम्पल, शाइला इज गोइंग टू द पार्टी। अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स वेरी क्लियर, शाइला इज गोइंग टू द पार्टी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कोई और सेंटेंस या कोई और क्लास नहीं चाहिए। It's a complete independent clause. You are understanding the meaning of that. Shaila is going to the party. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई और क्लॉज नहीं चाहिए, ठीक है ना। आई लव टू प्ले द गिटार, अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स कन्वेइंग द मीनिंग, कंप्लीट थॉट। आई लव टू प्ले द गिटार, द sun is shining brightly. These are examples of independent clauses. Moving ahead, second type of clause is dependent clause. Name indicate कर रहा है dependent है, like Pakistan dependent on IMF. So a dependent clause, also known as a subordinate clause, cannot stand alone as a sentence. जिस तरह पाकिस्तान IMF की माशी इमदाद के बगैर नहीं खड़ा हो सकता, इस तरह डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो भी कंप्लीट स्टैंड अलोन नहीं कर सकती। इसको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, इसको कोई ना कोई बेल आउट पैकेज चाहिए होता है स्टैंड करने के लिए, बिकॉज इट डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इसका एक कंप्लीट थॉट नहीं होता, एक जो क्लॉज होती है इसको समझने के लिए आपको एक और क्लास चाहिए होती है, ठीक है ना। इट रिलाइज ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस एंड फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब विद इन अ सेंटेंस। Example of dependent clauses. She doesn't know where she left her keys. अब अगर हम सिर्फ where she left her keys पढ़ें तो इसकी कोई समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। अब she doesn't know साथ में उसके लगा है तो हमें समझ आया है कि उसको नहीं मालूम उसने चाबियां कहाँ पे रखी हैं। अब सर सिर्फ इसको सिर्फ रेड वाला पढ़ें, where she left her keys, उसने चाबियां कहाँ रखी, इसकी कोई समझ नहीं आ रही किस चीज की बात कर रही है, मतलब क्यों कह रही है कि उसने चाबियां कहाँ रखी। अब इसको साथ में हमने डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाया, शी डजंट नो। अब कंप्लीट मीनिंग दे रही, शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती। वेयर शी लेफ्ट हर कीज, उसने अपनी कीज कहाँ पे रखी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ दे कुड मीट टुमारो, इफ दे कुड मीट टुमारो, क्या वो कल को मिल सकेंगे, ठीक है ना। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब डिपेंडेंट क्लॉज की निशानी क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज की निशानी ये होती है कि दीज आर ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैंने पिछली क्लास में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो इसकी जो एग्जांपल है सच एज बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो एंड सिंस। जब कोई भी क्लॉज इससे स्टार्ट होगी, बिकॉज से स्टार्ट होगी, इफ से स्टार्ट होगी, व्हेन से स्टार्ट होगी, ऑल्दो से स्टार्ट होगी या सिंस से स्टार्ट होगी, तो अल्टीमेटली आपके माइंड में ये जाना चाहिए कि ये क्या कौन सी क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। इसको कुछ ना कुछ और क्लास का सहारा लेना होगा टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट थॉट और कंप्लीट आइडिया। They serve to provide additional information, clarify relationships or express conditions or reason within a sentence. Basically वो डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बता रहा है कि इसका काम क्या होता है। ये बेसिकली provide additional information, clarify relationships or express conditions or reasons within a sentence. Types of clause हमने पढ़ ली। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम देखते हैं कि क्लॉज का काम क्या होता है, ठीक है ना। कभी आपने कोई खूबसूरत घर देखा हो, मतलब कोठी टाइप या जिसको बंगला टाइप कह लें, तो अगर उसमें साथ में एक लॉन भी हो, बागीचा भी हो, तो वो खूबसूरत लगता है, ठीक है ना। फूल उसमें ब्लॉसम कर रहे हो, खुशगवार से लगते हैं, और बंदा लॉन में बैठा हो। तो इसी तरह कुछ ना कुछ काम क्लॉजेस का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीड फर्स्ट, दिस इज माई विलेज, इट हैज लार्ज पॉपुलेशन।
ये ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन सेकंड पढ़ें, दिस इज माय विलेज विच हैज लार्ज पॉपुलेशन। थोड़ा जब आपने क्लॉज को इस्तेमाल किया, दो सेंटेंसेस को मिलाया, उसमें कनेक्शन लेके आए, तो थोड़ा खूबसूरत लग रहा है राइटिंग में, थोड़ा पढ़ने वाले को अच्छा लगता है, ठीक है ना। सेकंड देखें तो क्वालिटी एजुकेशन ब्रिंग्स नॉलेज इन सोसाइटी, इट आल्सो इंश्योर्स अवेयरनेस इन सोसाइटी। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड को देखें, क्वालिटी एजुकेशन इज अ टूल विच ब्रिंग्स प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मैस अवेयरनेस इन सोसाइटी। अब इसको फ्यूज कर दिया है, विच का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, और दो क्लासेस को हमने मिला दिया है। उससे क्या होता है, ये थोड़ा क्लॉजेस ब्यूटीफाई द राइटिंग, राइटिंग को थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं। अब पास ऊपर वाले ने भी हो जाना है, दिस इज माई विलेज इट हैज लार्ज पॉपुलेशन, क्यों, उसका आइडिया ठीक है, उसकी ग्रामेटिकली भी ठीक है, लेकिन थोड़ा टू ब्यूटीफाई द राइटिंग क्लॉजेस का इस्तेमाल होता है राइटिंग में। दिस इज माई विलेज विच हैज लार्ज पॉपुलेशन इज कंपेरेटिवली बेटर देन दिस इज माई विलेज इट हैज लार्ज पॉपुलेशन, बिकॉज आप यू आर गोइंग टू अपेयर इन सीसेस। तो थोड़ा अपने राइटिंग को इम्प्रूव भी करना है, थोड़ा बच्चों वाली राइटिंग से ऊपर लेके आना है। कोलॉजेस का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा आपकी राइटिंग खूबसूरत लगेगी, आप अपना मीनिंग जो है वो अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन इज अ टूल विच ब्रिंग्स प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मैस अवेयरनेस इन अ सोसाइटी। थोड़ा आपका लेवल ऊपर है, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने लेवल को थोड़ा ऊपर करने के लिए आपने अपने राइटिंग में कोलॉजेस का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बड़ा भाई, सो हम फाइनली वी हैव रीच टू बड़ा भाई। सेंटेंस, मुझे फिर वही बात याद आ जाती है सर की कि इफ यू कैन राइट अ सेंटेंस देन यू कैन राइट 1000 सेंटेंस, और 1000 सेंटेंस से ऐसे बन जाता है। अगर हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं तो फिर हम हजारों सेंटेंस, हजारों जुमले लिख सकते हैं। एक सेंटेंस को समझ, अगर आपने समझ लिया कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, वो किस तरह बनता है, so you can write 1000 sentences. In English grammar, a sentence is a group of words that expresses a complete thought or idea. As I have already told you that sentence जो होता है वो complete thought, complete idea को convey करता है, ठीक है ना। sentence को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। It is like sovereign state, in complete sovereign state। अगर आईआर के बारे में, आईआर की टर्म के बारे में बात करें, सेंटेंस को उसके साथ को रिलेट करने की कोशिश करें, तो इट्स लाइक कंप्लीट सॉवरन स्टेट, आजाद है, खुद मुख्तार है। सो इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं होती या क्लॉज की जरूरत नहीं होती। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस की बेसिकली टाइप्स हैं। मीनिंगफुल स्टेटमेंट होता है जिसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कमांड, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन यहाँ पे होती है। फर्दर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, सो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने काम की चीज जो ऐसे के रेलिवेंट है उसको डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस टिपिकली कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड मे आल्सो इंक्लूड अदर एलिमेंट्स सच एज ऑब्जेक्ट्स, मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। हमने पीछे क्लॉज में पढ़ा कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। A modifier क्या होता है? Modifier is a word, phrase or clause that provides additional information about another word or element in a sentence. ठीक है ना, यहाँ तक सेंटेंस तक किसी को किसी चीज की समझ ना आई हो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। क्लियर है सर। Yes, sir. Clear, ओके, clear. ओके, ओके, थैंक यू। मूविंग अहेड, सेंटेंस, सेंटेंस स्टेटमेंट की सूरत भी हो सकता है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स, लाइक वेरी सिंपल सेंटेंस। This sentence expresses a fact or opinion and ends with a period, full stop. Question: when you use questions in the sentence, then it comes under the purview of interrogative sentences. This sentence asks for information and ends with a question mark. आप सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन की तरह यूज करें तो वो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा, तो वो क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कमांड, आप किसी को कोई हुक्म देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो बेसिकली कमांड की जो सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में होता है एक्सक्लेमेशन, जब आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है ना, हुर्रा वी हैव क्वालिफाइड फॉर सीसीएस एग्जाम।
तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सो इसमें आप क्या कहते हैं, अपने इमोशंस को या सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे इशू है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि सेंटेंस फॉर्मेशन में इशू कहाँ पे आते हैं। व्हेन वी आर राइटिंग देन वी फेस इश्यूज, ठीक है ना। सो आई मेड दिस स्लाइड फॉर स्पेशली फॉर यू व्हाइल राइटिंग एन इंग्लिश ऐसे। मसला क्या आता है, हम जब लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, रन ऑन सेंटेंसेस। जिस तरह कोई एक कार जो है ना, वो मोटरवे पे जा रही है तो किसी और कार के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, ए रन ऑन सेंटेंस अकर्स व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर कंबाइंड विदाउट एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन और कंजक्शन टू स्प्रेड देम। आप क्या करते हैं, फ्यूज्ड कर देते हैं चीजों को, आइडियाज को, ठीक है ना। आप एम्बिग्विटी लेके आते हैं। एम्बिग्विटी होता है कि आप अपने आइडियाज को जो राइटिंग में डिस्कस कर रहे हैं उसको क्लियर डिस्कस नहीं करते, बल्कि आप कचूमर बना देते हैं, ठीक है ना। कचूमर समझते हैं ना, वो सब कुछ मिला देते हैं, ठीक है ना, कि पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी और हम बस लिख के आगे चले जाते हैं। और जैसे बचपन में प्राइमरी वो 5th क्लास में या 8th क्लास में करते थे कि हमने ज्यादा लिखना है, कितना ज्यादा लिख सकते हैं, तो फिर हम एक ही सेंटेंस को बार बार या उसको मिला जुला के तोड़ छोड़ करके हम उसको लिख रहे होते थे। तो इस तरह आपने इंग्लिश ऐसे में नहीं करना, आपने रन ऑन सेंटेंसेस नहीं करना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट रिजल्ट्स इन सेंटेंस दैट इज एक्सेसिवली लॉन्ग और कंफ्यूजिंग। जब आप सेंटेंस को कंफ्यूज कर देंगे, अपने आइडियाज को कंफ्यूज कर देंगे, तो फिर पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी। और जब पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी तो फिर वो क्या करेगा, आपके मार्क डिड्यूस करेगा, आपके मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम ग्रोसरीज। अब यहाँ पे उसने बात को कंफ्यूज कर दिया है, बीच में उसने क्या किया है, पंक्चुएशन का यूज ही नहीं किया, ठीक है ना। या पहले सेंटेंस में कोई और बात कर देगा, सेकंड सेंटेंस में उसका कोई ना लेन होगा ना देन होगा, कोई और बात कर लेगा, ठीक है ना। सेंटेंस आप तब फ्यूज करते हैं जब उनका आपस में रिलेशनशिप हो, ठीक है ना। अब ये फॉर एग्जांपल, ही हैज ही हैज प्लेड फ्रॉम पाकिस्तान, ही लिव्स इन विलेज। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एक बात वो क्रिकेट की प्लेइंग की कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, और सेकंड वो यकदम बात करता है कि ही लिव्स इन विलेज। देयर इज नो कॉम्बिनेशन, देयर इज नो लिंक बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। तो आपने क्या करना है, जब आप फ्यूज करते हैं सेंटेंसेस को, तो फिर वहां पे क्या होता है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनता है, कोई ना कोई लिंक बनता है, ठीक है ना। आप कोई भी कहीं की चीज आप उसके साथ नहीं जोड़ सकते, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी आपको कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड, आप क्या करते हैं, ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं, टेंस इश्यूज। अरे ये बहुत लोगों को मसला मसला होता है टेंस इश्यूज का, ठीक है ना। तो ही हैज पास सीसस लास्ट ईयर, ये आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है? नो सर, नो सर। एक्सप्लेन इट। मेरे ख्याल से यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा। ही पास द सीएसएस लास्ट ईयर। और खुशदिल क्या कहते हैं, डू यू एग्री विद शेरियर? यस सर, इधर यस सर, इधर एज नहीं आना चाहिए। हाँ, लास्ट ईयर उसने बता दिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अभी अभी भी उसने थोड़ा किया है, लास्ट ईयर में किया है, टाइम गुजर चुका है, फिर माजी बईद, दूर का जमाना हो गया है, कोई साल हो गया है, तो वो हैज यूज कर रहा है। यहाँ पे टेंस ग्रामेटिकल इशू है, ही पास्ट सीजस लास्ट ईयर, ठीक है ना। थर्ड इशू क्या आता है, थर्ड हमारा इशू आता है वाई राइटिंग सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज कर रहे होते हैं, वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमने पीछे दे यूज किया है, आगे उसके साथ हिज हिम लगा दिया है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर्स टू द एग्रीमेंट इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अ कॉमन मिस्टेक इज व्हेन द वर्ब डजंट मैच द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है ना। ये बेसिकली गलती हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ज्यादा गलती करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और जब हमने ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, फॉर एग्जांपल उसने पीछे दे यूज किया है, ठीक है ना, और लास्ट में जब उसका ऑब्जेक्ट यूज करेगा तो उसको हिम कर देगा, उसको हर कर देगा, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अगर आपने पीछे सिंगुलर यूज किया है तो आगे उसका सब कुछ सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर सिंगुलर होगा, उसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। लेकिन जब आप पीछे प्लूरल यूज कर रहे हैं तो आगे भी उसका प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल यूज होगा उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसी के साथ यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग्स रन्स इन द पार्क, शुड बी द क्या होना चाहिए इसको, द डॉग्स रन इन द पार्क। अब यहाँ पे उसने डॉग्स का इस्तेमाल किया है और साथ में क्या रन्स लगा रहा है, तो ये कंप्लीटली
रॉन्ग सेंटेंस है, कंप्लीटली इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो ये इस तरह होना चाहिए, द डॉग्स रन इन द पार्क। इश्यूज पहला हो गया रन सेंटेंस, यानी कि आप सेंटेंसेस को फ्यूज कर देते हैं, अपने आइडियाज को फ्यूज कर देते हैं, कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करते। सेकेंडली, आपके ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं, आपका टेंस इश्यूज होते हैं। थर्डली, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही नहीं होता। फोर, लैक ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है? Parallel structure refer to using the same grammatically form of for items in a series or for elements that should be grammatically parallel. Lack of parallel structure can create confusion or disrupt the flow of the sentence. अब ये मिसाल के तौर पे अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट में यूज किया है, तो आपका सेकंड भी क्या होगा? वो भी पास्ट में होगा। अब पहले में वो प्रेजेंट की बात कर रहा है और सेकंड में एकदम वो माजी में चला गया है, या ठीक है ना, तो इस तरह कम्बिनेशन नहीं बनता, उसके आइडियाज में खलल आ जाता है और कंफ्यूजन होती है। या अल्फाज का इस्तेमाल होता है। अब ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखें, शी लाइक्स हाइकिंग, टू स्विम एंड रीडिंग। अब पहले उसने क्या यूज किया है? हाइकिंग। अब बीच में उसने इन्फिनेटिव यूज कर दिया है, टू स्विम। होना तो इस तरह चाहिए था, शी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड रीडिंग। अब पैरेलल जा रहा है। अगर आपने पहले यूज करना, शी लाइक्स टू हाइक, टू स्विम एंड टू रीड, इस तरह होना चाहिए था। या शी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड रीडिंग। जो आपने पहला वर्ड उसके साथ यूज किया है, उसको अगर आपने जेरंड बनाया है तो उसको जेरंड लेके चलें, अगर उसको आपने इन्फिनेटिव बनाया है तो उसको इन्फिनेटिव के लेके चलें। आपका जो स्ट्रक्चर में पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। First we discussed what is sentence and now we are going to discuss types of sentence. तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइप्स जो होती हैं वो सेंटेंस की अप्रोक्सीमेटली 4 होती हैं, और बाज़ औक़ात 3 भी होती हैं, तो 4 भी होती हैं, ठीक है ना। ये हमने कंपाउंड कम्प्लेक्स की एक और नई फॉर्म है जो सेंटेंस की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? बेसिकली सिंपल सेंटेंस इज एज एक्ट लाइक एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट भी होता है और इसमें सिंगल प्रेडिकेट होता है। एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और इसमें सिंगल प्रेडिकेट यानी कि सिंगल वर्ब होता है। तो इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस। आप इसको लिख दें, ये इंडिपेंडेंट स्टे करेगा, स्टैंड करेगा, अलोन, ठीक है ना। तो इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और इसमें सिंगल प्रेडिकेट होता है। जब आपने सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल प्रेडिकेट को यूज किया है तो मीन यू आर यूजिंग सिंपल सेंटेंस। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। शी रन्स। अब ये कंप्लीट थॉट दे रही है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ रही है इसकी। शी रन्स मीन वो दौड़ती है। दे लाफ, वो हंसे। ही एट डिनर या ही टुक ब्रेकफास्ट। तो इस तरह की सिंपल सेंटेंस सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल प्रेडिकेट के साथ जो भी सेंटेंस होंगे वो बेसिकली क्या होंगे? वो सिंपल सेंटेंस होंगे। सो इन ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स देयर इज अ सब्जेक्ट, शी, दे, ही, एंड अ प्रेडिकेट, runs, laughed, ate, that completes the thought. अब यहाँ पे he ate dinner। अब उसने जो he वो क्या है? सब्जेक्ट है। ate है वो वर्ब है और डिनर उसका क्या है? एक प्रेडिकेट है, यानी उसका उसको कंप्लीट करने के लिए यूज हुआ है, या ऑब्जेक्ट जिसको कह सकते हैं। सिंपल sentences आर कंसाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कन्वेइंग अ सिंगल आइडिया और एक्शन। ये बिल्कुल कंसाइज होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और सिंगल आइडिया या सिंगल एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ये होते हैं सिंपल सेंटेंस। मूविंग अहेड, सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में और कंपाउंड सेंटेंसेस में। आप होते ना होते हो, मैं बहुत था इसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस में। तो जब मैंने सीएसएस की तैयारी शुरू की तो तब मेरी एम्बिग्विटीज दूर हुई थी अबाउट complex sentences and compound sentences. So let's start with complex sentences. A complex sentence is a sentence that consists of an independent clause, a complete thought जो कि दे रही होती है, and at least one dependent clause, a clause that cannot stand alone as a complete sentence. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक इसके साथ क्या होगी? डिपेंडेंट। एक आजाद खुद मुख्तार और एक उसमें जो दूसरी होगी वो डिपेंड कर रही होगी, वो इन्हासार कर रही होगी एक और क्लास के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? यू हैव टू कीप
this in your mind that complex sentence consists on one independent clause and one dependent clause. एक आजाद क्लॉज होगी और एक उसके साथ डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्लॉज जो कि स्टैंड अलोन नहीं कर सकती, उसकी कंप्लीट थॉट नहीं होती, कंप्लीट आइडिया नहीं कन्वे कर रही होती, और वो डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। Although it was raining, she went for a walk. अब although it was raining, the dependent clause, ये dependent clause है, although it was raining, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया है इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो if हो गया, which हो गया, इस तरह की जब भी since हो गया, तो वर्ड्स के इनके साथ जो क्लॉज स्टार्ट होगी वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। although it was raining, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। she went for a walk, एंड जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, ये बेसिकली इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड सेट्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर द इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि शी वेंट फॉर वॉक। यहाँ पे शी वेंट फॉर अ वॉक एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई और क्लॉज नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप सिंपल लिख देना शी वेंट फॉर अ वॉक, तो पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी कि शी वेंट फॉर वॉक। आप सिर्फ अगर आप सिंपल लिखते हैं ऑल दो इट वॉज रेनिंग, तो उसको समझ, अगरचा बारिश हो रही थी, अब वो किसकी बात कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। अगरचा बारिश हो रही थी, अगली बात क्या हो सकती है, एम्बिग्युइटी है ना माइंड में, आइडिया क्लियर ही नहीं किया। अगरचा बारिश हो रही थी, although इट वाज रेनिंग, तो इसको कंप्लीट थॉट नहीं दी, ठीक है ना। शी वेंट फॉर अ वॉक, अब इसको कंप्लीट थॉट देने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए थी, तो उसने आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज की, शी वेंट फॉर अ वॉक। तो ये होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। आई विल गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। अब जो इफ से स्टार्ट हो रही है क्लॉज, आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, अगर मैंने अपना काम वक्त पे खत्म किया तो। अब इसका कोई समझ नहीं आता, अब उस उर्दू में भी ट्रांसलेट करें तो इसको समझ नहीं आता। अगर मैंने अपना जो काम है वो वक्त पे खत्म किया तो क्या करूंगा, आई विल गो टू द पार्टी। आप सिंपल अगर आप लिखें, इसको डाइसेक्ट करें, इसको डिवाइड करें, आई विल गो टू द पार्टी, सिंपल है, आपको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि मैं पार्टी में जाऊंगा। तो अगर आप सिर्फ लिखते हैं इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, तो आप कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहे, आप कंप्लीट थॉट को नहीं बयान कर रहे। आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, आई विल गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होगी, इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम expresses a condition for the action stated in the independent clause I will go to the party। यहाँ पे आप प्लेसमेंट पे क्वेश्चन आपका होना चाहिए था कि सर अगर आल्दो जो पहले हमने एग्जांपल पढ़ी है उसमें डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में थी और सेकंड में डिपेंडेंट क्लॉज सेकंड पार्ट में है, तो ऐसा क्यों है। ये ऐसा आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में डाइवर्सिटी लेके आने के लिए। आप डिपेंडेंट क्लॉज आगे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में भी लिख सकते हैं और सेकंड में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए क्या चाहिए होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। जब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिनको अनटिल, इफ, आई, आल्दो एंड आफ्टर, ठीक है ना, टू कंबाइन टू क्लॉजेस। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, विच, व्हेन एंड दैट। जहाँ पे इनका इस्तेमाल होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गए। ये एक निशानी आपने माइंड में रखनी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉज, जब मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहा था कि आप पहले डिपेंडेंट क्लॉज लिख सकते हैं, उसके आप सेकंड में इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी रीच्ड, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। अब सेकंड पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अपनी राइटिंग में डाइवर्सिटी लेके आने के लिए आप डिपेंडेंट क्लॉज को फर्स्ट भी लिख सकते हैं और सेकंड पे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने उसको फर्स्ट पे लिखा है, अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज कहाँ पे है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस व्हेन वी रीच्ड, ठीक है ना। अब देखें तो हमने पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज की है और सेकंड पे डिपेंडेंट क्लॉज यूज किया है। पंक्चुएशन का एक रूल भी यहाँ पे आप लिख लें साइड पे कि जब आप डिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्ट में लिखेंगे तो जहां पे डिपेंडेंट क्लॉज खत्म होगी वहां पे आप कॉमा यूज करेंगे। जब आप फर्स्ट पे डिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे और जहां पे डिपेंडेंट क्लॉज खत्म होगी
तो वहां पे आपने कॉमे का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले इस्तेमाल करते हैं तो फिर कॉमे का इस्तेमाल नहीं होगा। थर्ड वन, आप फ्रेगमेंटेशन में लिख सकते हैं। आप एक क्लॉज को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हसन हु हैज पास्ड सीएसएस, कॉमास में इसको गैपिंग कॉमास भी कहते हैं, इज माय स्टूडेंट। अब ये बेसिकली क्या सेंटेंस था कि हसन इज माय स्टूडेंट हु हैज पास्ड सीएसएस। तो इस उसने क्या किया है, उसने जो इंडिपेंडेंट क्लॉज थी हसन इज माय स्टूडेंट उसको डाइसेक्ट कर दिया, उसको फ्रेगमेंटेशन में लेके आया है। हु हैज पास सीएसएस उसने मिडिल में लेके आया है, और हसन इज माय स्टूडेंट उसको डिवाइड कर दिया, उसको फ्रेगमेंटेशन कर दी। अक्सर आप पढ़ते भी हैं डॉन आर्टिकल्स या आपको बुक रीड कर रहे हैं तो इस तरह वहां पे यूज हुए होते हैं। तो वो बेसिकली अपनी राइटिंग में डाइवर्सिटी लेके आने के लिए इस तरह की फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्लॉजेस भी आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली एक सेंटेंस होता है जो कि टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे मुश्तमिल होता है। कॉम्प्लेक्स में हमने क्या पढ़ा कि एक डिपेंडेंट होती है और सेकंड क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, और ये ज्वाइन किससे होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। पिछला हमने कौन सा पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट, यहाँ पे आपने पढ़ा था सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस में आपने क्या देखना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से कंबाइंड होते हैं। सेमीकोलंस आप यूज कर सकते हैं और कंजंक्टिव एडवर्ब्स आप यूज कर सकते हैं। Each independent clause in a compound sentence can stand alone as a complete sentence, but they are connected to express related ideas or actions. अगर उनको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो वो कंप्लीट अपना आइडियाज अपना थॉट दे रहे होते हैं, लेकिन दे आर कनेक्टेड क्योंकि उनके आइडियाज मिलते जुलते होते हैं या उनके एक्शंस जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। तब हम उनको कंबाइन करके लिखते हैं, और उनको कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेमीकोलंस या कंजक्टिव एडवर्ब्स। Here are some examples of compound sentences. I went to the store, comma, and I bought some groceries. अब इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आई वंट टू द स्टोर कंप्लीट है, मैं स्टोर गया, ठीक है ना, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई बॉट सम ग्रोसरीज, मैंने कुछ ग्रोसरीज का सामान खरीदा, क्रॉकरी का सामान खरीदा। दोनों आइडियाज इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों आइडियाज कनेक्टेड कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, उनके एक्शंस जो हैं वो कनेक्टेड है। तो हमने उन दोनों को मिला दिया है किसके इस्तेमाल से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जिनको हम फैन बॉयज भी कहते हैं, ठीक है ना। फैन बॉयज बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। शी लव्स टू रीड बुक्स, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट ही प्रेफर्स वाचिंग मूवीज। ही प्रेफर्स वाचिंग मूवीज को अगर लिखें तो आपके माइंड में कंप्लीट आइडिया आता है, ही प्रेफर्स वाचिंग मूवीज। अब हमने दो आइडियाज कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये कंट्रास्ट में आइडियाज हैं, ठीक है ना। आप जब आप आइडियाज कंट्रास्ट में हो या कंपेयर में हो उस वक्त भी आप उनको मिला सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। तो शी लव्स टू रीड बुक्स बट ही प्रेफर्स वाचिंग मूवीज। The independent clauses she loves to read books and he prefers watching movies are connected by the coordinating conjunctions. But का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे आपने coordinating conjunction का इस्तेमाल करना है ना, उससे पहले भी क्या आता है, उससे पहले भी कॉमा आता है। ये भी एक पंक्चुएशन का असूल है। He studied hard as a result he passed the exam। अब यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल हुआ है। पहले मैंने क्या बताया है कि ये इसको कनेक्ट करने के लिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमीकोलंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्टली आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब थर्ड केस में उसने क्या यूज किया है, सेमीकोलन। ही स्टडीड हार्ड, कंप्लीट आइडिया दे रहा है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही स्टडीड हार्ड एज अ रिजल्ट ही पास द एग्जाम। अब यहाँ पे उसने इसको मिलाया है किसके साथ, सेमीकोलन के साथ। अब यहाँ पे सेमीकोलन का यूज हुआ है दोनों सेंटेंसेस को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए, ठीक है ना, एक उनके साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन के लिए। अब लास्टली, आई एंजॉय प्लेइंग सॉकर मोर ओवर आई लाइक स्विमिंग। अब इसमें मोर ओवर जो है वो बेसिकली कंजंक्टिव एडवर्ब है। कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है which provides a transition or connection between the ideas। अब ये प्लेइंग सॉकर से एक ट्रांजिशन कर रहा है लाइक स्विमिंग से। तो इन चार तरीकों से आप कंपाउंड सेंटेंस को मिला सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली इट कंसिस्ट ऑन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब लास्टली ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, ये बेसिकली
मोर देन टू क्लॉजेस पे होते हैं। पहले हमने पढ़ा वो सिंगल क्लॉज था, फिर हमने कॉम्प्लेक्स पे आए तो वो टू क्लॉजेस पे होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो कंपाउंड थे वो भी दो पे थे, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसकी जो क्लासेस होती हैं वो दो से ज्यादा होती हैं, तीन क्लासेस पे होता है, कभी कभी चार क्लासेस पे भी हो जाता है। इसकी एग्जांपल देखें, इसको आपने अपने ऐसे में नहीं लिखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये आपके आइडियाज को कंफ्यूज कर देगा। तो यू आर नॉट सपोज टू यूज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन योर ऐसे राइटिंग। एग्जांपल पढ़ते हैं, although it was raining she went for a walk and he stayed home to read a book। तो देखें इसने तीन क्लासेस इस्तेमाल की हैं। although it was raining ये डिपेंडेंट क्लॉज है, she went for a walk इंडिपेंडेंट क्लॉज है, and another independent clause he stayed home to read a book। अब इसमें उसने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को इस्तेमाल किया है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।